Hello everyone, this is Pragya Pandey from Rouse Academy for Competitive Exams Bhopal, and this is our special series on daily news review. In our previous video, I have asked few questions. Let's see their solution first. And the first question was, first Global Tourism Investor Summit will be hosted by Tourism Ministry in which of the following state? And correct answer is Madhya Pradesh. So without wasting any time, let's see what is in the news. सो फर्स्ट न्यूज़ हियर इज टॉकिंग अबाउट जहाँ पे एक नई गाइडलाइन रिलीज़ की गई है टू रेगुलेट प्रमोशन ऑन सोशल मीडिया। देखिए सेंटर ने एक नई गाइडलाइन रिलीज़ करी है जिसमें बात की जा रही है जो भी सेलिब्रिटीज़ हैं या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जो क्या कर रहे हैं बिना किसी बहुत अच्छे से जाके किसी भी प्रोडक्ट का प्रमोशन कर देते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे पर्टिकुलर ब्रांड को ऐसे मटेरियल को यहाँ से खरीद लेते हैं। होता क्या है, देखिए एक तरफ तो इनका बेनिफिट होता है इस प्रमोशन के थ्रू, दूसरी तरफ कई बार कुछ इस तरीके की इस सिचुएशन देखने मिल जाती है कि एक ब्रांड का इस तरीके से प्रमोशन हो जाता है कि मल्टीपल लोग जाके उसको परचेज कर लेते हैं। ठीक है, एक मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट की तरह इसका यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। ये गाइडलाइंस बोल रही हैं जिस भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ये सेलिब्रिटीज़ हैं या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जो इसका यहाँ पर ये यूज़ कर रहे हैं, इसको प्रमोट कर रहे हैं, इसका एक क्लियर कट डिस्क्लोजर इन्हें यहाँ पर देने की आवश्यकता है कि वह उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से क्या बेनिफिट देख रहे हैं या किस तरीके के लॉस इन्हें यहाँ पर देखने के लिए मिले हैं। साथ ही ये भी बताना ज़रूरी है कि ये एडवर्टीजमेंट है, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है या किसी भी तरीके का पेड प्रमोशन है तो उसको भी बताना ज़रूरी है। ठीक है, नो मैटर कौन सा एंडोर्समेंट यहाँ पर किया जा रहा है बट उसको क्लियरली डिमार्केट करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। देखिए इस तरीके के स्टेप लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी, आप और हम इंस्टाग्राम चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, सोशल मीडिया का यूज़ बहुत ज़्यादा होने लगा है प्रमोशनल एक्टिविटीज़ के लिए। ठीक है, जो कि एक एडवर्टीजमेंट जो टीवीज पे एडवर्टीजमेंट होते हैं, रेडियो पर एडवर्टीजमेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जो एडवर्टीजमेंट होते हैं उससे बहुत ज़्यादा इसकी रीच यहाँ पर है। जो गाइडलाइन यहाँ पर आई है एडोर्समेंट के लिए वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। क्यों? क्योंकि भाई इन्फ्लुएंसर्स और ऐसे सेलिब्रिटीज़ को देखकर बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, वो बहुत सारे प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, मिसलीड हो जाती है ऑडियंस। तो यहाँ पर इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गया है ताकि जो ऑडियंस है, जो जनता हो, वो मिसलीड ना हो, किसी भी प्रोडक्ट को बिना देखे जस्ट किसी के बोलने पर वो यहाँ पर नहीं खरीदे, क्योंकि ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अगेंस्ट की बातें हैं। साथ ही यहाँ पे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस भी देखने के लिए मिलती हैं। अगर ऐसा कोई भी केस आता है कि जो भी मैंडेट जो भी गाइडलाइंस यहाँ रिलीज़ की जा रही हैं अगर उनको फॉलो नहीं किया जाएगा और उनका वायलेशन किया जाएगा तो पेनल्टी के भी प्रावधान यहाँ पर किए गए हैं अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। वहीं in case of central consumer protection authority can also impose penalty of up to rupees 10 lakh on manufacturer जो एडवर्टीज कर रहे हैं उनके ऊपर, जो एंडोर्स कर रहे हैं, या अगर इस तरीके का कोई रिपीटेटिव ऑफेंस हमें देखने के लिए मिलेगा तो ये जो पेनल्टी है 10 लाख से बढ़कर ये 50 लाख तक जा सकती है। साथ ही जो हमारा CCPA है वो प्रोहिबिट कर सकता है इस तरीके के एंडोर्स को, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट को, ताकि किसी भी व्यक्ति का क्या ना हो यहाँ पर नुकसान ना देखने मिले। सिंस CCPA यहाँ पर डिस्कस हुआ है तो उसका एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। CCPA एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 2020 में। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रोविजन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ठीक है, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है तो देखिए इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के हाथ में होता है। अलॉन्ग विद दैट इफ वी टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना और एनफोर्स करना जो कंज्यूमर के राइट है उसके लिए। दूसरा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव हो जाएगा इन्वेस्टिगेशन करना, अगर कोई भी कंज्यूमर राइट का यहाँ पर वायलेशन होता है उसके अगेंस्ट किसी भी इंस्टीट्यूट के खिलाफ कंप्लेंट करना और प्रोसिक्यूशन करना भी किसका ऑब्जेक्टिव हो जाता है, हमारा CCPA का। थर्ड ऑब्जेक्टिव इज ऑर्डर द रिकॉल ऑफ अनसेफ गुड्स एंड सर्विसेज, discontinuation of the unfair trade practices and misleading advertisement। और देखिए इसी थर्ड ऑब्जेक्ट के तहत हमें क्या देखने मिल रहा है, ये जो रेगुलेटरी नॉर्म्स लेकर आए गए हैं सोशल मीडिया के लिए। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट ऑब्जेक्टिव इज टू इम्पोज पेनल्टीज जो हमने अभी डिस्कस करी, एंड मैन्युफैक्चरर, एंडोर्सर्स, पब्लिशर ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट।
ठीक है, तो ये इतना था। जीएस पेपर 2 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम सेक्शन के हिसाब से बात करें तो गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड इशू रिलेटेड टू द डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में ये पूरा आर्टिकल आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। देखिए, इंडिया और इजिप्ट के बारे में हम इसके पहले भी बात कर चुके हैं, सो ये आर्टिकल उसी बात को रिपीट कर रहा है। देखिए, इंडिया 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर बहुत सारे अलग अलग देशों से वहाँ के नामचीन लोगों को इनवाइट करता है। तो इस बार इंडिया ने इनवाइट किया है इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट है अब्देल फतेह इल सीसी, जिनका इमेज आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इनका जो विजिट है इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ना सिर्फ ये अकेले पार्टिसिपेट करेंगे रिपब्लिक डे परेड में, उसके अलावा इंडिया और इजिप्ट यहाँ पर बहुत सारे डजन्स ऑफ एग्रीमेंट को भी साइन करने वाले हैं। सो ये जो डायलॉग्स होने वाले हैं ये डिफेंस सिक्योरिटीज़ को लेकर होंगे, न्यू एनर्जी इनिशिएटिव्स को लेकर होंगे। उसी के साथ ये जो पूरा विजिट है ये एक तरीके का सिंबल है ऑफ क्लोजर मिलिट्री टाइज। जो रिपब्लिक डे परेड है इज ऑन ट्रैक टू हैव कंटिजेंट ऑफ 180 पर्सनल फ्रॉम द इजिप्शियन आर्मी फोर्स दिस ईयर। और इसी के साथ आप याद रखेंगे इंडिया और इजिप्ट ने पहली बार साइक्लोन 1 नाम की एक्सरसाइज यहाँ पर कंडक्ट करी है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर बात की जाएगी टेरर काउंटरिज्म की, कोलैबोरेशन ऑन सिक्योरिटी की बात की जाएगी, डिफेंस रिलेटेड मैटर्स को भी यहाँ पर देखा जाएगा। ठीक है, सो जीएस पेपर 2 के लिए अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पर सवाल आ जाता है इंडिया और इजिप्ट के इतिहास के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में। अगर हम बात करें तो इंडिया और इजिप्ट का इतिहास नाइल रिवर और इंडस रिवर की सभ्यताओं के साथ ही शुरू हुआ है और तब से इंडिया और इजिप्ट के बहुत अच्छे रिलेशन हैं। ठीक है, इंडिया और इजिप्ट वर्ल्ड की 2 ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन का पार्ट है। अलॉन्ग विद दैट हमें जो कॉमन इराज हैं, अशोक के एडिक्ट हैं, वो भी यहाँ पर बहुत सारे टाई, टॉलमी 2 के समय इजिप्ट में जो हमारे टाइज रहे हैं, ट्रेड रिलेशन रहे हैं इजिप्ट के साथ, वो अशोक के एडिक्ट हमें यहाँ पर बताते हैं। मॉडर्न इंडिया की बात करें तो देखिए, जैसे महात्मा गांधी का एक उद्देश्य था भारत को ब्रिटिशर्स की गुलामी से आज़ाद करवाना, ऐसे ही साथ जागलोल का भी सेम आइडिया था और सेम कॉमन गोल, इंडिपेंडेंस ऑफ देयर कंट्री पर दोनों यहाँ पर लड़े। अलॉन्ग विद दैट जो इंडिया की फ्रेंडशिप टाइज थे, ठीक है, अगर हम बात करें इंडिया के जो हमारे उस समय के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और गैम्बल अब्दुल नसीर, इन दोनों के बीच में बहुत अच्छे फ्रेंडशिप टाई थे। रिजल्ट क्या हुआ, दोनों ने इस्टेब्लिश करने की बात कर डाली नॉन अलाइन मूवमेंट को इन 1995। वहीं 1956 की वॉर के टाइम नेहरू जी ने स्टैंड लिया था इजिप्ट के लिए और बोला था कि नई कंट्री को आज़ाद होने की आवश्यकता है और ब्रिटिश शन पीरियड से बाहर आना इसके लिए ज़रूरी है। इसी के साथ 2022 वो साल बना जब इंडिया और इजिप्ट के जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं उसकी 75 सालगिरह को भी यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया था। इजिप्ट हैज़ ऑल्सो बीन इन्वाइटेड टू द गेस्ट कंट्री ड्यूरिंग इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी, जो कि चली है अभी 2022 एंड 23 के लिए। देखिए, अगर हम इन टाइज की बात करें तो 2014 जब द प्रेसिडेंट सीसी पावर में आए और इजिप्ट ने अपने इंटरेस्ट शो करना चालू करी इंडिया के साथ डिप्लोमेटिक वर्क्स को आगे बढ़ाने के लिए। पहला जो इंडिया अफ्रीका फोरम समिट हुआ था दिल्ली 2015 में, उसमें भी सीसी ने पार्ट लिया था। अगेन 2016 में इन्होंने भारत को विजिट किया, अभी फिर से ये भारत के साथ आने वाले हैं और 2022 में भी दोनों कंट्रीज़ ने 75th एनिवर्सरी को यहाँ पर सेलिब्रेट किया था। अगर हम ट्रेड रिलेशनशिप की बात करें तो इजिप्ट ट्रेडिशनली इंडिया के साथ ट्रेड करता आ रहा है, लेकिन इंडियन इजिप्ट बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट जो कि साइन हुआ था मार्च 1978 को, तब से ये ऑन गोइंग है और इस हिसाब से इंडिया के लिए इजिप्ट बन जाता है मोस्ट फेवर्ड नेशन एज वेल। There are major Egyptian export to India. Those includes raw cotton, raw and manufactured fertilizer, oil products, organic, non-organic chemical, etc. Whereas major imports into Egypt from India, those are cotton yarn, sesame, coffee, herbs, tobacco, lentils, mineral fuels, etc. Those are given on the image as well. Along with that, if we talk about technical and scientific cooperation, तो दोनों के बीच में bilateral relation है in which Egyptian candidate can visit India under the Indian Technical and Economic
program ITEC, which is in field of scientific cooperation, ICAR and the Agriculture Research Center of the Ministry of Agriculture and Land of Egypt signed MOU for cooperation in the field of agriculture research since 1998. वहीं अगर हम डिफेंस रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो देखिए दोनों के बहुत ही क्लोज कोऑपरेशन है। अगर इंडियन एयरफोर्स की यहाँ पर बात की जाती है तो IAF पायलट्स ट्रेन करते हैं इजिप्शियन पायलट्स के साथ सिंस 1960 अंटिल 1984। इन्होंने क्या किया है, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पर किया है। इजिप्ट बहुत सारे चीज़ों में भी पार्ट करता है, जो कि पहली फर्स्ट एवर स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज साइक्लोन 1 जो है वो इंडिया और इजिप्ट के बीच में शुरू हुई है, मैंने आपको बताया। अगर हम इसी के अलावा बात करें कल्चरल रिलेशनशिप की तो विच इज़ फर्स्ट इज़ दी मौलाना आज़ाद सेंटर ऑफ इंडियन कल्चर। ये प्रमोट करता है कल्चर कोऑपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज थ्रू रेगुलर एक्टिविटीज़, जैसे हिंदी, उर्दू एंड योगा क्लासेस, सेमिनार, फिल्म शो, एग्जीबिशन करना, पार्टिसिपेशन इन लोकल कल्चर एक्टिविटीज़ एक्सेट्रा। इसी के अलावा दूसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कल्चरल प्रोग्राम आ जाता है जिसका नाम है स्वात उल हिंद। ठीक है, स्वात उल हिंद एक एम्बेसी फ्लैगशिप अरेबिक मैगजीन है। फॉर द पास्ट 6 decades it reached a milestone in 2017 with the publishing of the 500th edition। ठीक है, 2017 में इसने अपने 500 एडिशन कंप्लीट कर लिए हैं। ये डिपिक्ट करता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड वाइब्रेंट कल्चर एक्सचेंज बिटवीन दीज टू कंट्रीज। अलॉन्ग विद दैट अगर हम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बात करें तो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के लिए हमने CSI इनिशिएटिव ऑलरेडी पढ़ लिया है। इसके अलावा ICAR का जो एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए कोऑपरेशन है वो भी हम यहाँ पर देख चुके हैं। ग्रांट एंड एड प्रोजेक्ट्स यहाँ पर चलते हैं, पैन अफ्रीका टेली मेडिसिन, टेली एजुकेशन प्रोजेक्ट इन अलेक्जेंड्रिया यूनिवर्सिटी, सोरल रेक्टिफिकेशन प्रोजेक्ट इन अगाविन विलेज एटसेट्रा आर सम ऑफ द डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट। वहीं स्पेस कोऑपरेशन की बात करें तो एक इमर्जिंग वर्टिकल कोऑपरेशन इंडिया और इजिप्ट यहाँ पर दिखाते हैं। दे बोथ आर वर्किंग जॉइंटली इन द मीटिंग एंड डिस्कशन बिटवीन इसरो एंड NARS। ठीक है, NARSS विच इज नेशनल अथॉरिटी फॉर रिमोट सेंसिंग एंड स्पेस साइंस। ये यहाँ पर इन्होंने एक MOU साइन किया और स्पेस कोऑपरेशन में भी दोनों कंट्रीज एक साथ आगे बढ़ रही हैं। सिंस इजिप्ट लगातार न्यूज़ में है 2022 से, तो आपके लिए कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली बनकर आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है सो डू लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब इट टू नेवर मिस एनी अपडेट्स। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। साथ ही आप विजिट कर सकते हैं राउज अकेडमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। हमारी 2 शाखाएं हैं भोपाल और इंदौर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आज का ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जहां G20 प्रेसिडेंसी को कनेक्ट किया गया है साउथ एशिया की वॉइस के साथ। देखिए बात यहाँ पर की जा रही है, जब हम इंडिया की बात करते हैं और G20 की बात करते हैं तो G20 की इंडिया प्रेसिडेंस ने एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पर निकाला है। इंडिया जिस कॉन्सेप्ट को लेकर चलता है जी, वसुधैव कुटुंबकम, है ना, दैट इज, या अगर हम बात कर ले वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, तो आज की डेट में सभी इसे फॉलो कर रहे हैं। जो इंडिया ने बहुत सालों पहले स्वामी विवेकानंद ने ये बात यहाँ पर बोली थी। इंडिया की अगर हम बात करें तो चाहे बात कर लीजिए ग्लोबल फूड की, एनर्जी, फाइनेंशियल क्राइसिस की, तो इंडिया के अलावा जो हमारी साउथ एशियन कंट्रीज हैं उनके साथ भी सेम सिचुएशन है। ठीक है, यहाँ पे चाइना को हम एक्सेप्ट निकाल रहे हैं, यहाँ से हम जो सार्क कंट्रीज हैं उनकी यहाँ पर बात कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो ये जो G20 की प्रेसिडेंसी है इंडिया के पास, ये साउथ एशिया के लिए एक बहुत बड़ा वॉइस बनकर आ सकता है। कैसे बात करी जाए अगर ग्रीन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की, क्लाइमेट फाइनेंस की, इंडिया का जो दिया हुआ मंत्र है विच इज लाइफ, दैट स्टैंड्स फॉर लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, एक्सीलरेट इंक्लूसिव एंड रेजिलियंट ग्रोथ की बात की जाए, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ की बात की जाए, ये सारे पॉइंट इन सारी साउथ एशियन कंट्रीज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अब राइटर आगे क्या बात कर रहे हैं कि भाई देखिए कोई भी प्रॉब्लम है तो सारी साउथ एशियन कंट्रीज में जो प्रॉब्लम है वो लगभग सिमिलर ही है। जैसे अगर हम बात करें तो फ्लड, ड्रॉट,
इन्फ्लेशन, पॉल्यूशन, ये सारी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं जितनी भी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है वो सारी एक ही है। वहीं साउथ एशिया 1.8 बिलियन पीपल रिप्रेजेंट करते हैं 1/3 ऑफ द ग्लोबल पुअर एंड एज ऑल्सो वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट। तो भाई करने की क्या आवश्यकता है, राइटर बोल रहे हैं कि इसके लिए ग्रुप एक्शन लेने की ज़रूरत है ना। देखिए प्रॉब्लम बेसिकली आती कहाँ है, अगर हम साउथ एशियन नेशन की बात करें तो जस्ट 1 मिनट आप इमेजिन करिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बीच में हमारा प्यारा भारत है ना, यहाँ पे मालदीव्स दिख जाएगा, श्रीलंका, बांग्लादेश दिखेगा आपको, नेपाल और भूटान। प्रॉब्लम क्या है, इंडिया का साइज इतना बड़ा है कि बाकी कंट्रीज को ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं क्या कर देगा, इनको ओवर रूल कर जाएगा, और एक डिसयूनिटी यहाँ पर बनी हुई है ना। तो राइटर बेसिकली हमें यही बताने की कोशिश कर रहा है, जब प्रॉब्लम एक है ना, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, आप इतना बड़ा वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन रहे हैं, सबसे बड़ा मार्केट ये पूरी साउथ एशियन कंट्रीज बन रही हैं, तो एक वॉइस आपके पास क्यों नहीं है। सो द फर्स्ट थिंग द राइटर वॉज सजेस्टिंग कि जो साउथ एशियन नेशन है इन्हें आपस में ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम बात करें प्रॉब्लम्स की, चाहे एनर्जी की बात करें, हेल्थ की बात करें, फाइनेंस की बात करें, तो ये देखिए एक जगह सीमित नहीं है कि भाई एक सपोज अफगानिस्तान में पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है या पाकिस्तान में पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, और ये पॉल्यूशन विंड्स बोले कि नहीं भाई हम तो सिर्फ यहाँ तक सीमित रहेंगे, हम इंडिया में एंटर ही नहीं करेंगे। नहीं जी, ऐसा नहीं होता। प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम एक जैसी हैं, आज की डेट में क्राइसिस एक जैसे हैं, तो इससे निपटने के लिए जो मुद्दे हैं वो भी, हमारी आवाज़ भी एक जैसी यहाँ पर होना ज़रूरी है। सो राइटर व्हाट हियर इज सेइंग कि हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये जो जितनी भी मुद्दे हैं ये किसी एक कंट्री के नहीं, ये सारे कंट्रीज़ के हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट साउथ एशियन कंट्रीज पॉपुलेशन, तो देखिए आप एक बहुत बड़ा ग्रुप यहाँ पर बना देते हैं, है ना। तो आप एक प्रेशर ग्रुप के रूप में भी यहाँ पर काम कर सकते हैं। कैसे, जैसे देखिए ओपेक नेशन है, जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, उनका एक ग्रुप है, तो साउथ एशियन कंट्रीज को एक साथ मिल जाना चाहिए और बोल देना चाहिए कि भाई ये हमने ऑयल के प्राइसेस यहाँ पर सेट किए हुए हैं। रिजल्ट क्या, इतना बड़ा जो ग्रुप है साउथ एशियन, विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री, लार्जेस्ट इकोनॉमी, अगर हम बात करें आज की डेट में लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, रिजल्ट क्या होगा कि हमारा अगर ग्रुप है, अगर यूनिटी साउथ एशियन कंट्रीज़ के बीच में बन जाती है, तो ये जो बाकी ग्रुप्स हैं इनको हमारे सामने एक जैसी डील्स यहाँ पर देनी होगी, और ये हमारे डिसयूनिटी का फ़ायदा ना उठाकर हमारी यूनिटी से ये सारी साउथ एशियन कंट्रीज़ यहाँ पे बेनिफिट ले सकती हैं। वहीं अगर हम एनर्जी, हेल्थ और फाइनेंस के सेक्टर में बात करें, तो जो मेजर साउथ एशियन नेशन है ये अपना एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम फॉसिल फ्यूल, और 60% इन रीजन्स के थ्रू क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेज एनर्जी जनरेशन के लिए ही यहाँ पर निकलती हैं। देखिए प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है, क्योंकि डॉलर यहाँ पर कैसा है, महंगा, सप्लाई शॉर्ट है, तो ये सारा इशू कंट्रीज़ के लिए चैलेंज बन जाता है जब उन्हें एनर्जी प्रोटेक्शन के लिए नेट इन सारे सिस्टम पर डिपेंड होना पड़ता है। सो देखिए रिजल्ट क्या है, ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन करने के लिए, ग्रीन एनर्जी पे काम करने के लिए, कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने के लिए हमें बहुत सारे फंड की आवश्यकता है। इंडिया यहाँ पर क्या कर सकता है, एक वॉइस बन के आगे आ सकता है कि जो ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन है, जो हमारी सबकी टॉप प्रायोरिटी है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर तो मजबूत होगा ही, लोगों की हेल्थ भी मजबूत होगी, और जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा पॉपुलेशन का वर्ल्ड की यहाँ पर रहता है, तो ये सब के लिए बेटरमेंट हो सकता है। तो देखिए अब ये इंडिया के हाथ में है, नाउ बॉल इज इन दी इंडियाज कोर्ट। सभी की निगाहें इंडिया के ऊपर है कि G20 में इंडिया की लीडरशिप क्या नया रोड मैप लेकर आ सकती है, ये जो ऑनगोइंग चैलेंजेस हैं सब कॉन्टिनेंट पर, उससे कैसे यहाँ पर छुटकारा पाया जा सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर हम बात करें साउथ एशियन नेशन की, तो इंडिया इज़ द वन जो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड लिए हुए है, और वो बाकी कंट्रीज़ के साथ एक यूनिटी के साथ मिलकर यहाँ पर चैरिटी या नेगोशिएशन की बातें भी कर सकता है, जैसे रीजनल ट्रेड को बूस्ट करने की, इकोलॉजिकल ब्लूप्रिंट के बारे में, और फूड सिक्योरिटी, इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ द सार्क फूड बैंक, जो कि आज की डेट में अगर हम बात करें तो वो 5 लाख
मैट्रिक टन से भी यहाँ पर कम है। वहीं सब रीजनल इनिशिएटिव्स को प्रमोट करने की बात, और जो साउथ एशिया की इंटरनेशनल फोरम में आवाज़ है, उसके लिए इंडिया एक लीडर के रूप में बाहर आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जहाँ पर बात की जा रही है पंचायत लेवल के ऊपर। देखिए आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पे बात की जा रही है 1992 से अगर हम बात करें तो हमने 2022 में 30 साल, 3 डिकेड पूरे कर लिए हैं, जब 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हम लेकर आए थे, जिसका मकसद क्या था, जो हमारा पंचायती सिस्टम है उसको एक पावर प्रोवाइड करना। ठीक है, हुआ क्या है, देखिए थोड़ा सा कहानी में चलते हैं, आखिर घटनाएं घटी क्या है। अभी से कुछ हफ्ते पहले बलेनी तिरुपति में एक जो उप सरपंच थे तेलंगाना के, और तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट में, इन्होंने क्या कर लिया है, इन्होंने सुसाइड कर लिया है। क्यों? देखिए कारण क्या था, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डेप्ट आ गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि इनके ऊपर डेप्ट था, उसका पंचायती राज से क्या लेना देना है। देखिए क्या होता है, कई बार जो सरपंच होते हैं उन्हें बहुत डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के लिए गाँवों में क्या करने होते हैं, कुछ अमाउंट सेंक्शन कराना होता है, जिसके लिए वो गवर्नमेंट में अर्जी देते हैं। एक बहुत लंबा सा प्रोसेस होता है जिसके लिए सरकार से इन्हें पैसा निकालना होता है। मीनवाइल ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट की साइड से एक तरीके का अश्योरेंस हो जाता है, सीनियर ऑफिसर्स की तरफ से एक अश्योरेंस हो जाता है कि भाई तुम पैसा भी क्या करो, उधार ले लो, अल्टीमेटली तो हम तुम्हें दे ही देंगे। रिजल्ट क्या हुआ, इन्होंने भी यहाँ पर बहुत सारा अमाउंट डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के लिए, गाँव की भलाई के लिए ले लिया। जब समय पर ये उसे नहीं चुका पाए तो ये डेप्ट बढ़ता जा रहा था, और समय पर जो इन्होंने बिल्स लगाए थे वो यहाँ पर बिल्स को डिले किया गया रिलीज करने में। रिजल्ट व्हाट, कि इन्होंने यहाँ पर सुसाइड कर लिया। इसी तरीके का एक और इंसिडेंस हमें देखने मिला था, जहाँ पर जो इंक्यूमेंट भारतीय राष्ट्र समिति है, बीआरएस, तेलंगाना की रूलिंग तेलंगाना राष्ट्र समिति, जिसका नाम आज की डेट में बीआरएस हो गया है, उन्होंने रिजाइन कर दिया अपने ऑफिस से और वॉइस किया अगेंस्ट नॉन रिसीविंग गवर्नमेंट फंड फॉर नियरली अ ईयर। साल भर से ये डिमांड कर रहे थे कि हमें क्या कर दीजिए, फंड दे दीजिए, फंड दे दीजिए, लेकिन इनको फंड नहीं मिले। इसी से रिलेटेड एक और इंसिडेंट यहाँ पर है, जो सरपंच थे यहाँ के, उनको स्टेट गवर्नमेंट ने उन पर गलत तरीके के आरोप लगाए और कलेक्टर ने इनको यहाँ पर क्या कर दिया, इनको हटा दिया, ये बोलते हुए कि भाई सरपंच क्या है, ये सही तरीके से यहाँ पर काम नहीं कर रहे। तो ये आर्टिकल का संबंध इनको बेस बनाकर लिखा गया है कि किस तरीके की ये जो घटनाएं हैं, ये तो आज पिक्चर में है, आज हम इन्हें देख रहे हैं, लेकिन इस तरीके की ये जो घटनाएं हैं, ये जो सर्कमस्टांसेस हैं, ये कोई बहुत नए नहीं हैं। इस तरीके की घटनाओं से जो हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उसे लगातार फेस करना पड़ रहा है। ऑल्दो हम बात करते हैं स्टैट्यूटरी प्रोविजन देने की पंचायती राज एक्ट के थ्रू, बट बहुत सारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो क्या करती हैं, इस डिसेंट्रलाइज्ड पावर को ना उपयोग करते हुए पंचायत सिस्टम को अपनी मन मुताबिक यहाँ पर नचाते हैं। तो देखिए जब हम पंचायती राज इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो इनके पास फंड लेने के कुछ तरीके होते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं फिजिकली डिपेंड हो जाती हैं ग्रांट्स पर। लेकिन उसके पहले एक बात कर लेते हैं, जैसे आपने पता हो जब हम इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं, पंचायती राज सिस्टम पढ़ते हैं, तो हमें पता है 73rd अमेंडमेंट एक्ट दो तरीके के प्रोविजंस की बात करता है स्टेट के लिए। पहला जो कंपलसरी होता है, सो कंपलसरी में क्या हो जाता है, जैसे ग्राम सभा होना चाहिए, इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट कराना एटसेट्रा। वही एक तरफ हो जाती हैं वॉलेंटियर प्रोविजंस। वॉलेंटियरी प्रोविजंस में किसकी बात की जाती है कि भाई जो फाइनेंस हैं, ये फाइनेंस के जब हम एलोकेशन की बात कर रहे हैं या पावर टू पंचायत है, ये वॉलेंटरी है ना। अब ये स्टेट गवर्नमेंट इसी के साथ यहाँ पर खेलती है। सो आर्टिकल में वही बात की जा रही है, जब हम फिजिकली डिपेंडेंट की बात करते हैं तो चाहे डिस्क्रिशनरी पावर की बात कर लें या नॉन डिस्क्रिशनरी ग्रांट की बात कर लें, जो पंचायत हैं वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम का पार्ट होते हुए भी स्टेट और सेंटर गवर्नमेंट के ऊपर अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ पर निर्भर होती हैं। ठीक है, अगर हम एक ब्रॉड प्रोस्पेक्ट में इसे समझने की कोशिश करें तो जो पंचायती सिस्टम होता है, इनके पास 3 तरीके के सोर्स के फंड होते हैं। पहला, इनके जो खुद के सोर्स होते हैं, मतलब जो नॉर्मल ये रेवेन्यू लगाते हैं, जैसे लोकल टैक्स लगा दिया, नॉर्मल प्रॉपर्टी टैक्स हो गए एटसेट्रा, उसके थ्रू जो पैसा आता है वो, जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा कम होता है ना। अगर हम एक तरीके से बात करें
तो लेस देन अ क्वार्टर वो यहाँ पर होता है। दूसरे तरीके क्या होते हैं, ग्रांट इन एड फ्रॉम द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड डिस्क्रिशनरी और स्कीम बेस्ड फंड्स। ठीक है, अब एक और आ जाते हैं इनके खुद के अपने सोर्स, जैसे रेवेन्यू के थ्रू सोर्स ले रहे हैं। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें एक बहुत ही टीनी प्रपोर्शन है। अब ये जो डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए इनको फंड चाहिए होते हैं, उसके लिए डिपेंड होते हैं किसके ऊपर, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। देखिए, आप सभी ने एक वो सीरीज देखी होगी, पंचायत करके एक सीरीज आई थी जिसमें एक सरपंच होता है। तो सरपंच कौन होता है, एक असिस्टिंग ऑफिसर होता है जो गवर्नमेंट की साइड से यहाँ पर पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस में बैठा होता है, इन पंचायत में, जो क्या करता है, इस तरीके की डिमांड्स के लिए अमाउंट आगे बढ़ाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, दिक्कत यही तो है कि ये जो अमाउंट है ये इसी चक्कर में फंसा रह जाता है। अब कई बार क्या होता है, सपोज अगर कोई अलोकेट फंड यहाँ पर इनको मिल भी गया, तो उस पर बताया जाता है कि ये फंड आपको कहाँ यूज़ करना है, आपको पार्टी के प्रमोशन के लिए इस तरीके के फंड को यूज़ करना है, उसकी स्पेंडिंग लिमिट्स बता दी जाती हैं। ठीक है, पंचायत को ये भी बता दिया जाता है कि कौन सी एक्टिविटीज़ में आप इन्हें खर्च करेंगे, जैसे पोस्टर परचेज करने में, नेशनल आइकॉन्स के पोस्टर्स परचेज करने में, डिग्नेटरीज की विजिट होंगी उस पर आपको खर्च करना होगा, जो स्वीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है लोकल स्कूल में नेशनल फेस्टिवल्स के दिन, ये सारी चीज़ों भी इनको यहाँ पहले से बता दी जाती है। तो एक तरीके से जो फंड मिलता भी है उसमें भी ये फ्री हैंडेड यहाँ पर नहीं हो पाते। दूसरी तरफ पब्लिक का प्रेशर होता है कि भाई आप काम नहीं करवा रहे हैं, पंचायत में आप सरपंच बन के बैठे हैं, आप सचिव बन के बैठे हैं, लेकिन रिजल्ट क्या होता है, फंड ही नहीं आते। तो जो लोकल ब्यूरोक्रेसी है उनके ऊपर एक बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, जिसका रिजल्ट यहाँ पर सुसाइड और इस तरीके के रेजिग्नेशन हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। अब देखिए, एक अकेला सिस्टम नहीं है, यहाँ पर डबल सिस्टम हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम सरपंच, अगर हम बात करें डिसबर्सल ऑफ पेमेंट रिक्वायर्ड ब्यूरोक्रेटिक कंसर्न्स एज वेल, द सरपंच एंड द पंचायत सेक्रेटरी हु रिपोर्ट्स टू द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर मस्ट को साइन द चेक फॉर पेमेंट फ्रॉम द पंचायत फंड, तब जाकर तो ये फंड यहाँ पर निकलते हैं। अब इस तरीके के जो पब्लिक वर्क प्रोजेक्ट्स होते हैं इनके लिए जो टेक्निकल अप्रूवल होता है या इनकी एक बहुत टीडियस सी प्रोसेस होती है। रिजल्ट क्या होता है, सरपंच को मल्टीपल टाइम गवर्नमेंट ऑफिसेज को विजिट करना पड़ता है। साथ में सरपंच क्या हो जाता है, ग्राम पंचायत एक्ट इन मैनी स्टेट्स हैव एम्पावर्ड डिस्ट्रिक्ट लेवल ब्यूरोक्रेट्स, मोस्टली डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, टू एक्ट अगेंस्ट सरपंच फॉर ऑफिशियल मिसकंडक्ट। Across the country, there are regular instances of bureaucrats deciding to dismiss सरपंच from the office। तो यहाँ पर ये सवाल भी आ जाता है कि क्यों और कैसे। ठीक है, कि the ability of सरपंच to exercise administrative control over local employment is also limited। ठीक है, इनको जो लोकल फंक्शनरीज होती हैं वो डिसाइड कर देती कि whether they are going to stay or not। सो ये जो सेक्शन 37 है जो यहाँ पर इनको अधिकार दे देता है कलेक्टर्स को, ब्यूरोक्रेट्स को, कि वो किसी सरपंच को मिसकंडक्ट या इनएक्टिव यहाँ पर होने पर उसे हटा सकते हैं, सस्पेंड करते हैं। तो यहाँ पर एक और सवाल आ जाता है, ऑन व्हाट ग्राउंड कैन कलेक्टर एक्ट अगेंस्ट सरपंच। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम अब्यूज ऑफ पावर, एम्ब्लिजनमेंट और मिसकंडक्ट, द कंडीशन इंक्लूड मेयर रिफ्यूजल टू carry out the orders the district collector or commissioner or government for the proper working of the concerned ग्राम पंचायत। चलिए, यहाँ पर जितनी सारी बातें की गई हैं इसके अलावा हमें कुछ चीज़ पढ़ने की ज़रूरत हो जाती है। आप बहुत सारी कमेटीज़ यहाँ पे पढ़ते हैं, लेकिन उन कमेटीज़ के अलावा एक इम्पॉर्टेंट कमेटी हो जाती है, क्योंकि ये वर्तमान पर्यवेक्षी कमेटी है जिसका नाम है डॉक्टर पी वेणुगोपाल कमेटी 2018। इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन करी थी, जैसे डिवॉल्यूशन ऑफ पावर। इन्होंने बोला सब स्टेट के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक सब्जेक्ट्स जो होते हैं, सॉरी, जैसे फ्यूल फॉर्डर, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, टेक्निकल ट्रेनिंग, जो भी ये सारी चीज़ें होती हैं, दे हैव नॉट बीन डेवलप्ड टू सर्टेन स्टेट्स, और यहाँ पर डिवोल्यूशन ऑफ पावर हमें कर देना चाहिए। साथ ही इन्होंने बात करी थी फंडिंग ऑफ पंचायत। इन्होंने बोला ग्रांट फ्रॉम फाइनेंस कमीशन, जो यहाँ पर फाइनेंस को यहाँ पर रिलीज करता है, इनको ये समय समय पर देखने की आवश्यकता है
कि ये जो मिनिस्ट्री है, जो हमारी फाइनेंस कमीशन है, इसको ये देखने की आवश्यकता है कि क्या जो छोटी छोटी कामों के लिए, जैसे इम्प्लीमेंटेशन करना है किसी स्कीम का, लाइक वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, सीवरेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इन सब के लिए ये जो छोटे छोटे फंड यहाँ पे रिलीज करने होते हैं, इन छोटे छोटे फंड्स में भी इतना डिले हो जाता है। तो फाइनेंस कमीशन को ये देखने की आवश्यकता है, ये चेक एंड बैलेंस यहाँ पे मेंटेन करने की आवश्यकता है, ये इंश्योर करने की आवश्यकता है कि ये जो फंड्स के रिलीज में डिले हो रहा है ये यहाँ पर डिले नहीं हो। सो करना क्या है, इससे पंचायत राज इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो एनकरेज होंगे टू कैरी आउट लोकल ऑडिट्स रेगुलरली, समय समय पे अपने ऑडिट्स करेंगे, समय समय पर काम करेंगे, जिसकी वजह से फाइनेंशियल कमीशन को ग्रांट्स को अलोकेट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और लास्ट रिकमेंडेशन वाज ऑन द कैपेसिटी बिल्डिंग। इन्होंने बोला सपोज कोई इलेक्शन जीत के पहुंच भी जाता है ना, ग्राम पंचायत सचिव बन गया या ग्राम पंचायत सरपंच बन गया, अब इनको पता ही नहीं होता है कि डिमांड्स कैसे रखी जाती हैं, ग्रांट्स मांगने के लिए एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है। तो यहाँ पे बात की जा रही थी राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान को इम्प्लीमेंट किया गया था, जैसे 2012 से 13 में, 2015 से 16 में। उसने बहुत सारे इशू यहाँ पर देखे कि भाई इन एडिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, मैन पावर की कमी है, बहुत कम लोग बहुत सारे लोगों का काम कर रहे हैं, ठीक है। साथ ही जो डिवैल्यूशन ऑफ पावर है पंचायत में वो भी कम है। तो 2015 से लेके 16 में द स्टेट कंपोनेंट ऑफ द स्कीम वाज डीलिंक्ड फ्रॉम सेंट्रल सपोर्ट ड्यू टू लार्जर डिवॉल्यूशन ऑफ द फंड फ्रॉम द 14th फाइनेंस कमीशन। रिजल्ट क्या है, हमें कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करना चाहिए, हमें एनकरेज करना चाहिए जो लोकल बॉडीज़ हैं कि इनको समय समय पर ट्रेनिंग मिले, पंचायत में जो लोग पहुंचते हैं उनको ट्रेनिंग मिले कि कार्य को कैसे आगे चलाना है। सो आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पर्टिकुलर सेक्शन जो है डॉक्टर पी वेणुगोपाल कमेटी की रिकमेंडेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के लास्ट आर्टिकल की तरफ, जहां पर बात की जा रही है एजिंग फैक्ट्री, दैट मीन्स चाइना की पॉपुलेशन डिक्लाइन के बारे में। देखिए अगर हम बात करें तो आर्टिकल बोल रहा है चाइना की जो पॉपुलेशन है उसमें बहुत बड़ा डिक्लाइन देखने के लिए मिला है। 1961 के बाद अगर हम बात करें और आज की डेट में बात करें तो चाइना की पॉपुलेशन घट गई है, इसमें कमी आई है। देखिए बीजिंग ने अनाउंस किया कि लास्ट, अगर हम चाइना की बात करें 2022 में अकेले बीजिंग में क्या हुआ था कि जो चाइना का बर्थ रेट है उसमें ड्रॉप देखने मिला था 10% का, टू 9.56 मिलियन, विद 141 मिलियन डेथ, है ना। तो सॉरी, नॉट 104, इट्स 10.41 मिलियन डेथ यहाँ पर देखने के लिए मिली थी। सो अगर हम बात करें तो इंडिया डेफिनेटली इसे ओवरटेक कर देगा विथ 1.411 बिलियन पॉपुलेशन के साथ। सो चाइना की अगर हम पॉपुलेशन स्टोरी की बात करें तो वो बाकी कंट्रीज़ के लिए एक बहुत बड़ा सबक हो जाता है। कैसा कि हमें जो रेगुलेशन है वो किस तरीके का होना चाहिए, किस तरीके से फैमिली प्लानिंग या बर्थ रेट्स को बूस्ट करने के लिए जो काम है वो किस तरीके से गवर्नमेंट्स को देखने चाहिए। क्या अगर आप डिक्लाइन देखते जा रहे हैं लगातार गवर्नमेंट को कि इस तरीके की पॉलिसीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है, हार्श वन चाइल्ड पॉलिसीज़ जो 1980s में चाइना लेकर आया था। अब देखिए चाइना ने 2 दशक बिता दिए वन चाइल्ड पॉलिसी लो पॉपुलेशन करने के लिए, लेकिन 2016 आते ही एकदम से 2 चाइल्ड पॉलिसी लेकर आ गया चाइना, जो कि लोगों को डेफिनेटली उसमें कोई एंथुजियाज्म नहीं आया और लोग जो पुरानी प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे थे उसी प्रैक्टिस पर रहे। सो गवर्नमेंट सर्वे बताता है कि जो 70% वुड नॉट हैव मोर चिल्ड्रन साइटिंग फाइनेंशियल रीजंस। तो जॉब्स ही नहीं है, आप कितना भी एनकरेज कर लीजिए, अगर उनके पास जॉब नहीं है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, तो दे विल डेफिनेटली चूज कि वो एक बच्चा क्या किसी भी बच्चे को यहाँ पर पैदा नहीं करें। वहीं ये जो डेमोग्राफिक चेंज है इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमें चाइना में देखने के लिए मिला। जो 16 से 59 एज ग्रुप के जो लोग हैं उनकी पॉपुलेशन वाज 875 बिलियन, जिसमें डिक्लाइन देखने मिला 75 बिलियन का, ठीक है, 2010 के बाद। वहीं बढ़ते हुए वेजेस, लेबर इंटेंसिव जॉब्स का कम होना, ऐसी बहुत सारी एक्ट्स ने क्या करा, ये पूरा जो सिस्टम है वो साउथ ईस्ट एशिया की तरफ आ गया। अब जो हमारी 60 से ज़्यादा की पॉपुलेशन है मीनवाइल वो इंक्रीज हो गई बाय दी 30 मिलियन
to 280 million। और ये जो एल्डरली का जो नंबर है ये लगातार बढ़ता जा रहा है, और एक एस्टिमेशन के हिसाब से अगर हम 2050 की बात करें तो पूरे पॉपुलेशन का 35% हिस्सा ये एल्डरली ग्रुप ही होगा। चाइना की जो नेशनल वर्किंग कमीशन है उन्होंने एक एस्टीमेट दिया कि वो अपनी जीडीपी का बाय 2050 अगर बात करें तो लगभग 26% हिस्सा जो है वो इन एल्डरलीज के वेलफेयर या इनके मेडिकल जैसे खर्चों पर कर रहे होंगे। ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं हमारे लिए किस तरफ ले जाते हैं कि एक तरफ तो एक अगर गवर्नमेंट बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड ले तो किसी भी पॉलिसी को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकती है, लागू कर सकती है, लेकिन उस पॉलिसी को कब रिवोक करना है और कब नए सिरे से एक नई पॉलिसी को वर्तमान परिवेश में लाने की ज़रूरत है, ये भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए। जो चाइना के साथ हुआ 1980 से लेके 2016 के बीच में, नाउ रिजल्ट इज़ व्हाट, इकोनॉमी थोड़ा सा शटर हो रही है। वहीं अगर हम बात करें तो एक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी तो चाइना है ही, लेकिन वहाँ पर जो चाइल्ड बर्थ रेट है वो भी हमें कम देखने के लिए मिला है। रिजल्ट, लोग थोड़ा सा डिस्करेज हो गए हैं, जॉब्स नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। तो चाइना को इस तरफ भी यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है कि अगर जॉब्स होंगी, सिक्योरिटी होंगी, तभी एक नई यंगर जनरेशन यहाँ पर देखने मिलेगी। अदरवाइज जो एल्डरली पॉपुलेशन है दैट इज ऑलरेडी इंक्रीजिंग बाय 35%। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड इट्स टाइम फॉर करंट ओरिएंटेड वन लाइनर्स। एंड फर्स्ट न्यूज इज इंडियन आर्मी एंड इजिप्शियन आर्मी स्टार्टेड एक्सरसाइज साइक्लोन 1 at Jaisalmer, Rajasthan. It is a first ever joint exercise between the special forces of Egyptian army and Indian army. Next, Indian International Science Festival is being held in Bhopal for the very first time. The theme for this festival is Amrit Kal with Science, Technology and Innovation. Punjab government launched School of Eminence project. Next, India became first creditor country to give assurance to Sri Lanka for debt restructuring. External Affairs Minister Dr. Jaishankar has said that India has stood by Sri Lanka in a difficult times. Next news is IIT Madras incubated farm-made Bharat OS indigenously developed mobile operating system, and it is very important news. The Bharat OS was developed by JNDK Operation Private Limited, incubated by the IIT Madras Pravartak Technologies Foundation. India's indigenously developed mobile operation system Bharat OS can be installed on commercial off-the-shelf handset which are commercially ready made and available for sale. So it's a quiz time, and first question is exercise cyclone 1, which is a first ever joint exercise between the special forces of Indian army with which country? Next is a mains oriented question. What do you understand by political attitude? What should be the ideal political attitude of a civil servant? Discuss. ठीक है, आपको आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। ये आंसर आप चाहें तो हमारे लिए कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या आप सेल्फ प्रिपेयर भी इसे कर सकते हैं। वी विल डिस्कस बोथ द आंसर्स इन आवर अपकमिंग वीडियोस, सो स्टे ट्यून्ड विद अस। सो आज के लिए बस इतना ही। ज्वाइन आवर बैचेस फॉर यूपीएससी एमपीपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट forget to hit like button, comment your valuable feedback, and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.